नमस्कार साथियों, क्लास 10 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10 के साइंस के वीवीआई प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा ये सेट नंबर 4 है। अगर आप सेट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सेट 5 को मैं देवा हूँ, पाँचों सेट करेंगे, यकीन मानिए आपको 40 MCQ इससे बाहर नहीं आएंगे। बस एक और आपको एक वीवीआई जो MCQ आपको देखने पड़ेंगे और उस वीवीआई MCQ के दिन आपको सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो प्रतिरोधकता होता है इसे रो से सूचित किया जाता है और रो बराबर जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है RA/L। यानी कि प्रतिरोधकता जो है प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है, फिर अनुप्रस्थ काट के एरिया मतलब एरिया पर भी डिपेंड करता है, लंबाई पर डिपेंड करता है। तो पहला है लंबाई पर डिपेंड करता है भाई साहब, हाँ बात सही है। दूसरी बात है अनुप्रस्थ काट पर मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है, एरिया पर, दूसरी बात भी सही है। अब देखिए, किसी चीज़ में अगर दो सही हो तो चारों ऑप्शन सही होते हैं। फिर है चौला है चालाकी पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब अगर मान लीजिए कि सिल्वर है तो इसकी प्रतिरोधकता क्या बहुत ही कम होगी। तो आपका है देखिए पदार्थ के प्रकृति पर, यानी क्या होगा इनमें से सभी पर, मतलब अगर चांदी रहेगा तो उसका प्रतिरोधकता बहुत ही कम होगा। अब आगे देखिए दोस्तों, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों वाट होता है। और विद्युत शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, P बराबर W/T। अगर ये पेपर में नहीं देगा तो आपको दोगा V²/R। क्या होगा दोस्तों V²/R, या मिलेगा आपको I² × R। तो एक यूनिट का या एक वोल्ट का या एक जूल का आपसे मान पूछे तो कितना होता है 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा या एक यूनिट, देखिए एक किलोवाट घंटा बराबर, देखिए तो ये है आपका किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट बराबर कितना घंटा होता है, आप बोलेंगे 3600 से कितना सेकंड होता है तो आप बोलेंगे 3600 सेकंड। फिर 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, और 1 किलो मतलब क्या होता है 1000 होता है, तो 1000 से मल्टीपल कर लीजिए। अब ये 36 है तो 36 ये कितना जीरो 5 जीरो, तो 10 के पर 5 आप इसे लिख सकते हैं। और आगे देखिए दोस्तों कि अब ये एक अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा तो एक पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया जूल। तो यही होता है 1 किलोवाट घंटा का मान या एक यूनिट का मान 3.6 × 10⁶ जूल। अब है निम्न में कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है ना, ये सत्य नहीं है की बात है। तो दोस्तों देखिए विद्युत चुम्बक प्रेरण पर कार्य करता है, ये बात सही है। ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि विद्युत जनित्र जो होता है ना विद्युत चुम्बक प्रेरण पर कार्य करता है। फिर विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, मोटर जो है ना करंट दीजिएगा तो चालू हो जाएगा, और यांत्रिक ऊर्जा मतलब पानी फेंकने लगता है, ठीक है, अगर काम किए जाते हैं। तो ये भी बात सही है। पूछ रहे सत्य नहीं है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, भी बात सत्य है। अब बच्चा कह रही है तो ये आपका क्या हो जाए नहीं होगा कि हरे विद्युत रोधन वाला तार पराया विद्युत मनतार्य होता है, ये कथन जो है सत्य नहीं है, क्योंकि हरा जो है वो विद्युत रोधन नहीं बल्कि विद्युत मना जो तार है वो रेड होता है, रेड जीवित तार कहते हैं रेड को, ठीक है ना, रेड को कहा जाता है। ये बात क्या है गलत है, तो आंसर हमारा क्या होगा डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आंसर को समझना जरूरी है ताकि आप जल्दी से आप देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, अब है हमारा प्रश्न कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा मध्यमा किसको संकेत करती है। फ्लेमिंग का जो ये आप देखिए ये है दोस्तों फ्लेमिंग का नियम, ठीक है ना, ऐसे आप कर सकते हैं इस तरह, ये थम हो गया, ये तर्जनी हो गया, ये तर्जनी हो गया, और ये हो गया माध्यमा। ये माध्यमा वाला बात पूछ रहा है कि माध्यमा जो है किसको दर्शाता है। तो मध्यमा दोस्तों धारा को दर्शाता है। मध्यमा किसको दर्शाता है धारा की दिशा को दर्शाता है, और चुंबक जो ये तर्जनी होती है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखलाती है, ठीक है, और जो अंगूठा होता है वो बल को दिखलाता है। तो देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार क्या होता है
कि जो मध्यमा होता है वो धारा की दिशा को, ये करंट की दिशा को बतलाता है, और जो तर्जनी होती है, जो क्या होती है, तर्जनी होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र को, और जो आपका अंगूठा होता है वो बल की दिशा को बतलाता है, या बल की दिशा को। तो इसमें मध्यमा किसको होगा, चालक की दिशा को, याद रखिएगा मध्यमा। और जो तर्जनी होगा फोर फिंगर, याद रखिएगा फोर फिंगर, एफ के बाद क्या होता है, ई आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसको बतलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना। और जो थम होगा, थम मतलब ये भी फोर्स ले लीजिएगा, तो बल की डायरेक्शन को बतलाता है, ये ट्रिक रख लीजिएगा किसमें, तो लेफ्ट हैंड रूल में, फ्लेमिंग के। अब है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। चुंबक के जो भीतर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा जो है वो क्या होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। क्या होता है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। अब नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, नाभिकीय ऊर्जा का, सॉरी दोस्तों मैंने आपको ये बताया था उत्तरी ध्रुव से, एनएस होता है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, एनएस इसके पहले भी आपको बताया था। तो उत्तरी ध्रुव से क्या होगा, दक्षिण ध्रुव, एन से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल से क्या होता है, साउथ पोल की ओर होता है। ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, इसका ये होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। अब है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो यूरेनियम। मैंने आपको ये पूछा, यूरेनियम का सिंबल क्या आता है, यू। यूरेनियम कितना का इस्तेमाल करते हैं, तो 235, ये भी याद रखिएगा 235 का उपयोग किया जाता है, ये भी पूछ सकता है, पूछता भी है। वैज्ञानिक आद्र मैरी एम्पियर किस देश के से संबंधित है, जो वैज्ञानिक आपके एम्पियर थे, वो पूछ रहा है कि एम्पियर जो थे ना, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर कहा जाता है, कि करंट लागी तो हो जाए पियर, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर जो है वो किस देश के थे, तो दोस्तों याद रखिएगा कि वो फ्रांस के थे। किस देश के थे, फ्रांस के थे। न्यूटन इंग्लैंड के थे। पवनों का देश किसे कहा था, डेनमार्क को। ये बहुत फेमस सवाल है, पवनों का देश किसे कहते हैं, डेनमार्क। ये VVI MVVI लगा लीजिएगा इसको। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या होता है दोस्तों, दोनों होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशि का परिमाण और दिशा दोनों होता है। आंसर नंबर सी होगा। प्राकृतिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम दो होते हैं। एक होता है सघन डेंसर, और एक होता है विरल। तो एक होता है दोस्तों विरल, ठीक है ना, एक क्या होता है विरल, ठीक है ना। प्राकृतिक माध्यम कितने होते हैं, दो होते हैं, और एक होता है सघन, और एक क्या होता है विरल। अब है दोस्तों तारों का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो वायु जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वायु की दिशा में बदलाव आता है, तो उसी को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि आमीटर का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आप देखिएगा बहुत ही छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग करते हैं, खिलौना जो होता है उसमें किस सेल का उपयोग करते हैं, तो सूखा सेल का। खिलौना क्या दोस्तों, सूखा। खिलौना में क्या, सूखा। आप ऐसे लॉजिक क्या रखिएगा कि खिलौना जल्दी टूट फूट जाता है, तो सूखल रही तो जल्दी टूट फूट जाए, ठीक है। और सिलिकॉन में तो सोलर प्लेट काम करता है। अब आगे सवाल है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। कार्य करने की दर कह देगा, क्षमता की जगह दर मतलब समय कह देगा, उसे शक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। अगर दर कहेगा तब कहा जाएगा पावर। क्या कहा जाएगा दोस्तों, पावर कहा जाएगा। अब है लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो F बराबर R/2। क्या होता है, F बराबर दोस्तों R/2, बी नंबर हो जाएगा। F बराबर क्या होगा, R/2 होता है, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों कि माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा दोस्तों। मैंने बताया कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम किसका होता है, हवा का। और हवा का याद रखिएगा 1 होता है, और हीरा का 2.42 होता है। हीरा कितना होता है, 2.42 होता है। अब सामान्य व्यक्ति के स्पष्ट अल्प दूरी या न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और क्षमता पूछेगा तो 25 चौका 4, 25 चौका 100, 4 डायप्टर। अब देखिए दोस्तों है कि एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है। जब एक श्वेत प्रकाश को
प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कम झुकाव किसका होता है? तो कम झुकाव मैंने बताया कि बैगनी रंग का होता है। आप इसको याद ही कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको एक पिक्चर्स के माध्यम से दिखा देता हूँ। और मैंने बताया कि ट्रिक क्या रखिएगा, बैजानी हपी नाला। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास हो गया प्रिज्म, ठीक है ना, तो प्रिज्म से गुजरेगा तो प्रकाश जो है 7 रंगों में बढ़ जाता है। ये पर्दा ले लीजिए, ऐसे आप पिक्चर बना सकते हैं। और ये जो लाइट है 7 रंगों में क्या आती है? बढ़ जाती है। याद रखिएगा, बैजानी नाम की एक लड़की थी, बैजानी नाम की क्या थी? एक लड़की थी जो बहुत ही हपी थी। काहे भाई? तो नाला में गिर के, ठीक है ना। अब ऊपर से लिखिएगा, ला का मतलब क्या होगा? लाल। ला का मतलब लाल। ना का मतलब क्या होता है? नारंगी, ठीक है। ह का मतलब क्या होता है? हरा। अब पी का मतलब क्या होता है? पीला। और नी का मतलब क्या होता है? नीला। अब बै का मतलब जा का मतलब क्या होता है? जामुनी। और बै का मतलब क्या होता है? बैगनी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और झुकाव सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। तो आप याद रखिएगा, बैगनी रंग का झुकाव जो है सबसे ज़्यादा और तरंगदैर्घ्य सबसे कम। अब है दोस्तों निकट दृष्टि। दोस्त देखिए 1 2 3, तो आंसर को वही निकट वाला 4 वो याद रखिएगा। ट्रिक में तो क्या होगा दोस्तों? अवतल लेंस हो जाएगा। नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में कौन सा तत्व होता है, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। तो नाइक्रोम, तो सबसे पहले ये जानिए दोस्तों कि जो विद्युत हीटर रोटर होता है उसका जो तार है वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। नाइक्रोम का क्या होता है दोस्तों? बना होता है। तो उसमें निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, ठीक है। नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम का, निकेल और क्या दोस्तों? देखिए नाइक्रोम मतलब निकेल और क्रोम मतलब क्रोमियम, ऐसी ट्रिक में सेट लीजिएगा। नौ से नाइक्रोम मतलब निकेल, ठीक है, और क्रोम मतलब क्रोमियम, ठीक है ना दोस्तों। नाइक्रोम और निकेल और क्रोमियम। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? अब सवाल है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो दोस्तों देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि ये +1 है, ये गया। ये दूसरा 0 पॉइंट में है, ये भी गया। तीसरा दोस्तों ये 16 है तो ये भी गया। बच क्या गया? ये डी नंबर हो गया दोस्तों, ठीक है। डी नंबर, इसमें भी आप माइनस वाला रहेगा, वही बोर्ड एग्जाम में आप टिकअप करेंगे। अब है दोस्तों जूल प्रति कूलाम किसके बराबर है? तो जूल प्रति कूलाम जो है दोस्तों, आइए चेक करते हैं कि यह जो है किसके बराबर होता है। तो पहले मैं आपको लिखता हूँ जूल और क्या है दोस्तों? प्रति कूलाम। तो देखिए जूल किसका मात्रक है? कार्य का, यानी कि डब्लू वर्क। और कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो W/Q जो है किसका फॉर्मूला आता है? V बराबर W/Q। तो V क्या है? विभव का है। किसका दोस्तों? विभव का। V क्या है? विभव, पोटेंशियल है, ठीक है ना। V क्या है? विभव है। तो विभव का मात्रा क्या हो गया? जूल प्रति कूलम या वोल्ट, ठीक है। तो जूल प्रति कूलम पूछा है ना, तो ये किसका हो गया दोस्तों? वोल्ट का। किसका हो गया? वोल्ट का या विभव का। फिर विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट ही होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। अब है फ्रेंड हमारा ऊर्जा का एसआई मात्रक का होगा। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। जूल का होता है? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऊर्जा कब? जब जूल हो जाई तब हो जाई ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक जूल। अब समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण का जो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, कि कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, तो वो बात हो गया। अब आगे देखिए जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सन का रासायनिक सूत्र रहता है CaSO4 × 2H2O। ये है जिप्सन का फार्मूला। और देखिए यही फार्मूला का CaSO4, ठीक है, इंटू हाफ H2O रहेगा। CaSO4 × हाफ H2O रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला जो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हाफ H2O रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 2H2O रहेगा तो जिप्सन हो जाएगा। और एक और बात, जिप्सन को प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सन से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ठीक है। और फिर उसको आप हिट करेंगे तो फिर जिप्सन मिल जाएगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या आप याद रखेंगे
17 होता है। कितना होता है? 17। ये वर्ग और ये हाइड्रोजन परिवार का सदस्य किसका है? हाइड्रोजन परिवार का, जिसका सिंबल X होता है। और इसके भाई क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं और फ्लोरीन होते हैं। ठीक है, और इन सभी के बाहरी कक्षा में 7 सेल होते हैं। एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो एथेनॉल को दोस्तों एल्कोहल भी कहा जाता है। और एथेनॉल का जो फार्मूला होता है वो C2H5 बॉन्ड OH होता है। C2H5 बॉन्ड OH होता है। कली चूना का फार्मूला क्या होता है? तो CaO। इसको बोलते हैं दोस्तों बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं दोस्तों? बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है कली चूना। अब दोस्तों कि जल के वैध अपघटन में कैथोड पर कौन सा मुक्त होता है? जब जल का वैध अपघटन कराते हैं H2O का, ठीक है ना, जल का वैध अपघटन कराया जाता है। ठीक है, ये आपका H2O हो गया, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराइएगा। तो पूछा जा रहा है कि गैस कैथोड पर कौन सा, तो देखिए कैथोड और ये क्या एनोड, कौन सी गैस से मुक्त होगी? तो कमेंट करके आंसर बताइए। तो देखिए कैथोड पर दोस्तों हाइड्रोजन के पास क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, तो ये क्या होगा? कैथोड पर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन मुक्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। और एनोड पर क्या होगा दोस्तों? तो एनोड का मतलब होता है प्लस और कैथोड का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। तो माइनस वाले के पास कौन आएगा? प्लस वाला। तो हाइड्रोजन के पास क्या है? प्लस चार्ज है, तो ऑलरेडी माइनस के पास जाएगा। और ऑक्सीजन के पास क्या है? माइनस है ऑलरेडी, ये कहाँ जाएगा? प्लस वाले के पास जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, एनोड मतलब प्लस, कैथोड मतलब माइनस। अब आगे सवाल में आते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे दोस्तों। अब आगे सवाल है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। अब दोस्तों है क्या? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसके लिए ट्रिक क्या रखेगा? अनिल छालनी। अनिल छालनी दोस्तों क्या रखना है? अनिल छालनी। ठीक है, मतलब जो अम्ल होगा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो अम्ल क्या होगा? नीले लिटमस पत्र लाल करेगा। क्षार क्या होगा? लाल को नीला करेगा। तो नीला को लाल कौन करेगा? अम्ल। तो क्या सवाल में कहा है कि नीला को लाल करता है, तो नीला को लाल में कौन करता है? अनिल जी करते हैं। कौन जी करते हैं? अनिल जी। यह रखिएगा, तो अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। ठीक है, और छालनी मतलब क्षार जो है लाल को नीला कर देगा। देखिए दोस्तों, अब है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो है वो पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशियम स्वाद में कड़वा लगता है, क्योंकि इसका अम्लीयता को कम करने में उपयोग किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। तो इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, और वो भी कितना होता है? 10.5 होता है। याद रखिएगा 10.5 होता है। फिर दोस्तों चमकीला अधातु कौन सा है? चमकीला अधातु जो है वो कौन सा है? तो चमकीला जो अधातु है दोस्तों वो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन का सिंबल क्या होता है? आई होता है। और आयोडीन की प्राप्ति समुद्री घास लैमिनेरिया से की जाती है। कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? अत्यधिक अभिक्रियाशील दोस्तों सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम। ऑक्सीजन के बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो देखिए ऑक्सीजन ये हो गया, और इसकी परमाणु संख्या 2 गो, बस ऑक्सीजन बना लीजिए। ये परमाणु संख्या हो गया। पहली कक्षा में 2 गो, और दूसरी देखिए ये 8 गो है, तो अब ये 2 दे कितना बच गया? 6 गो। तो बाहतम कक्षा कितना हो गया? 6 गो। क्या पूछा है बाहतम में? तो कितना हो गया दोस्तों? 6 हो जाएगा। और इसी को संयोजित सेल कहते हैं। बाहर वाले को संयोजित सेल कहते हैं, अंदर वाले को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? तो ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन है ना, तो देखिए नॉन का मतलब क्या होता है? ब्यूटे यहाँ पर है नॉन। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कीटोन, ठीक है, तो कीटोन तो यानी कि सी बॉन्ड सी डबल CO आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? CO। तो CO किस में होगा? तो एल्डिहाइड में तो होगा नहीं। कार्बोक्सी तक क्या? ब्यूटेनॉन किसका है? तो कीटोन का है। किसका दोस्तों? कीटोन का। याद रखिएगा।
नाइट्रोजन के कीटोन का सिंबल क्या होता है, याद रखेंगे दोस्तों CO। क्या पहचान है CO का, एल्डिहाइड का CHO, अल्कोहल का OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है COOH, ठीक है ना। चारों ऑप्शन याद रखिए, चारों में से कोई एक पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बंधन कितना पाया जाता है, तो नाइट्रोजन अणु में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन अणु में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। फिर याद रखिएगा कि ऑक्सीजन अणु में, क्या बताया मैंने कि ऑक्सीजन अणु में कितना पाया जाता है, याद रखिएगा डबल बॉन्ड में। और क्लोरीन अणु में पूछेगा तो सिंगल, मेथेन में भी पूछेगा तो सिंगल, ये याद रखिए बस। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्कीन का CnH2n होता है। एल्कीन का दोस्तों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से तीनों में से एक फार्मूला आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए मैं आपको लिख कर याद करवाता हूँ, आप लिख लेंगे कि एल्कीन का और क्या होगा दोस्तों, एल्काइन का, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यही तीनों का। देखिए एक और बात, एल्केन को आप याद रखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। SC मतलब हाइड्रोकार्बन समझ जाइए, ठीक है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एल्कीन का सिर्फ याद रखिए CnH2n, क्या जी CnH2n, एल्कीन का CnH2n। इसी CnH2n में +2 कर दीजिएगा तो एल्केन हो जाएगा, अब -2 कर दीजिएगा तो एल्काइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एल्केन का फॉर्मूला कहने का मतलब CnH2n +2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n -2, याद रहेगा। एल्कीन का याद रखिए CnH2n, एल्कीन का CnH2n, एल्कीन का CnH2n, एल्केन का एल्केन तो +2, एल्केन। एल्काइन कहने में ज़्यादा जोर आ रहा है तो -2 ढेर बोल रहा है, -2 करो, एल्काइन, ठीक है ना, जोर दे रहा है। एल्केन तो +2, एल्काइन -2, एल्कीन के सिर्फ CnH2n। और एक और बात, एल्कीन और एल्काइन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, तो आवर्त की संख्या रखिएगा 7 है। कितना है दोस्तों, 7। वर्ग पूछेगा तो 18, वर्ग पूछेगा तो 18, वर्ग आवर्त एगो जरूर पूछेगा 100%। समूहों के ऊपर और नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन आता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से कहाँ आते हैं, नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है दोस्तों, परमाणु का साइज बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर आपका है कोई भी ले लीजिए वर्ग नंबर 1, तो वर्ग नंबर 1 के तत्वों का अगर हम बात करें तो वर्ग 1 के तत्वों के नाम जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए चलिए कि ट्रिक भी होता है याद करने का। वर्ग 1 के तत्व, जैसे मान लीजिए वर्ग क्या है 1, वर्ग 1, तो वर्ग 1 के तत्वों को पहले बात तो ये भी पेपर पूछता है, इसे क्या बोलते हैं, तो क्षार धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार धातु कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, क्षार धातु कहते हैं। और इसका ट्रिक क्या याद रखने का कि हलीना का, देखिए हलीना का रब से फरियाद, तो है क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिकॉन, बोरोन। तो आपको इतना जरूरी याद नहीं करना जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखेंगे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 4 को सिर्फ याद रखिएगा, ठीक है ना। हलीना का, ठीक है ना, रब से फरियाद, हलीना का रब से फरियाद, सिर्फ ठीक है रखिए। फिर वर्ग 2 भी याद रखिएगा, वर्ग 2 को क्या बोलते हैं, तो क्षार मृदा धातु। क्या बोलते हैं, क्षार मृदा धातु, ठीक है। और इसका ट्रिक क्या है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर अब बाबूजी हो गलन राजी, ठीक है। तो बेटा मांगे, आप ये भी बोलते हैं सुंदर कन्या बाप राजी, ठीक है ना। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप क्या जी राजी हो जाते हैं, इसीलिए बाप बेटा बिगड़ जाता है, राजी नहीं होना चाहिए, सिखाना चाहिए, ठीक है। तो है क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, ग्रुप नंबर 2 के तत्व हैं। तो जैसे कि आप ऊपर से आएंगे, जैसे परमाणु संख्या देखिए तो इसका 1 होता है, इसका क्या होता है 3 होता है, तो जाहिर सी बात है ये नीचे रहेगा तो ये 1 से 3 आएगा, तो परमाणु साइज क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो परमाणु साइज क्या होता है दोस्तों, बढ़ते जाता है। अब है तरल अवस्था में कौन सा होता है, तो तरल अवस्था में ब्रोमीन अधातु पाया जाता है। अगर धातु रहता है दोस्तों तो एक होता है मरकरी, Hg, ठीक है ना, मरकरी C ने 12 फॉर्मूला होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन परमाणु संख्या 6 होती है, कितनी होती है, 6 होती है। अब है दोस्तों कि जब लेड का रिएक्शन जो है कपर क्लोराइड से कराई जाती है तो लेड डाई क्लोराइड प्राप्त होता है और कपर जो है उपयुक्त होता है। तो उपयुक्त जो पूछी जा रही है रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, तो देखिए ये है कपर क्लोराइड
और इसमें लेड यहाँ पर देखेंगे आप कि कपर को यहाँ से इसके बोल रहे भागो भागो भागो। मान के चलिए ये जो थी कपर जो है एक हीरोइन है और ये जो है क्लोरीन जो है ये विलन है। यहाँ लेड की एंट्री हो जाती है तो वो क्या करता है, लेड जो है विलन लोगों से फाइट करता है और कपर को सबसे पहले अलग कर देता है। तो ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक और आप याद रखेंगे कि जब कपर सल्फेट के विलयन में क्या कहता है कि जब कपर सल्फेट के विलयन जैसे मान लीजिए क्या है, क्या कपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, इसमें क्या कहता है कि ये देखिए कपर एक हीरोइन हो जाती है, सल्फेट सब विलन हो जाते हैं सब, ठीक है ना। और इसमें एंट्री हो जाती है हीरो की, फेरस की। यहाँ पर बन जाएगा क्या, FeSO4। अब प्लस में दोस्तों क्या होगा, कपर हीरोइन क्या होगा, पहले अलग कर देता है। हीरो का काम ही है हीरोइन को पहले साइड करो फिर विलन से फाइट करो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों आपको बोर नहीं होगा मेरे साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। फिर लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया का बोलते हैं। तो लोहा जिंक चढ़ी तो गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण याद रखिए। जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिकम, देखो कोनो भी मेटल के रिएक्शन, ठीक है ना। अब आगे देखिए, किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड से कराया जाएगा 100% हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। लगभग क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो जस्ता से कहे चाहे मैग्नीशियम से कहे अम्ल रहे चाहे, बस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या सल्फ्यूरिक अम्ल हो, ठीक है। अब है कि अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो फिर सवाल वही है। तो ये तो सबसे कम है, ये नहीं करता है भाई साहब। फिर उससे कम ये है, फिर उससे कम मरकरी है, ये क्या होगा, कपर हो जाएगा। क्या हो दोस्तों, कपर अभिक्रियाशील है इन सभी में से। अधातु कौन सा था, देखिए आयरन तक का है, धातु है बलवान जी। फिर कार्बन क्या है दोस्तों, जो 9, देखिए जिसको बोलने में 9 आएगा ना वो 99% अधातु होता है। तो अगर बोलने में कार्बन के बोलने में क्या आता है, 9 आता है, ये क्या धातु है। कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है। ये एल्युमिनियम है, ये क्या है, गोल्ड है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हमारा सवाल है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो 20 होता है, कितना होता है 20। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद रखिएगा कि इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर तीसरी में भी 8 होता है। फिर क्या होता है दोस्तों 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमसे पूछ सकता है। सिलिका क्या है, तो सिलिका या सिलिकन जो है यह एक उपधातु है। क्या दोस्तों, उपधातु है। और सिलिकन जो है, सिलिका का जो सिंबल क्या होता है, तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना दोस्तों। और एक और बात, सिलिका का उपयोग जो है ना सोलर सेल में करते हैं। फिर नाइट्रोजन अणु में कितना बॉन्ड पाया जाता है, मैंने बताया कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब सवाल है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, मैंने बताया कि CaCO3 होता है। क्या दोस्तों, CaCO3 पहले भी जाने हैं। एंजाइम के इमल्सीकरण वसाकृत पाचन क्या करता है, तो वसाकृत जो पाचन है वो क्या करता है, तो वो देखिए दोस्तों लाइपेज करता है। तो एंजाइम का इमल्सीकरण, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज। बस याद रखिए, वसा के पाचन जो है वो कौन करता है, तो लाइपेज करता है। वसवा के पाचन कौन करेला, लाइपेजवा करेला। वसवा के पाचन लाइपेजवा। लाल रक्त कणिका में लाल कौन होता है, तो लोहा होता है दोस्तों। क्या होता है, लोहा होता है। क्या होता है, लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि वो 2 शब्दों से बनकर बना है, हीमो और ग्लोबिन, जिसमें हीमो का मतलब होता है आयरन। क्या होता है, आयरन होता है दोस्तों। ग्लोबिन का मतलब रंजक होता है। फल पकाने वाले के लिए कौन प्रयुक्त होता है, फल पकाने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। फल पकाने वाला हार्मोन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, ये भी याद रखिएगा। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने संतान में उत्पत्ति करता है उसे हम जनन कहते हैं। जनन के द्वारा 1 से 10 आदमी होला। सामान्य प्रकुंचन दाब होता है। सामान्य प्रकुंचन का जो दाब है वो कितना होता है, सामान्य प्रकुंचन का दाब जो है कितना होता है, तो 120 मिलीमीटर। कितना होता है, 120 मिलीमीटर। अनुशीतलन का कितना होता है, तो 80 मिलीमीटर। पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का अन्य भागों के द्वारा भेजा जाता है। तो देखिए भोजन कहीं नो तो फ्लोएम के द्वारा, भोजन क्या है, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। जाइलम के द्वारा दोस्तों क्या होता है, पानी को भेजा जाता है। और रंध्र के द्वारा दोस्तों ऑक्सीजन को भेजा जाता है, याद रखिएगा। अब है क्या, उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक परिवर्धन की जाती है। कलम द्वारा मतलब काट के उससे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो गेहूं को तो हम लोग डायरेक्ट कलम नहीं लगाते हैं, धान को भी मतलब रोपनी की जाती है,
लेकिन गुलाब का कलम लगाते हैं दोस्तों, इसे हम लोग काट के लगा सकते हैं, मतलब जिसे आप काट कर लगा सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना, जिसे काट कर लगाया जा सके। जैसे आप ईंख को भी काट के लगाया जाता है। अब है देखिए, कालाजार बीमारी किस रोगजनक का कारण होता है? कालाजार जो है वो किसके द्वारा होता है? तो कालाजार जो है दोस्तों याद रखिएगा लेशमानिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लेशमानिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? द्विलिंगी पुष्प जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो एक लिंगी तो दोस्तों पपीता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये तो है, तो दो हट गया। अब बचा गुलाब और क्या? लौकी। तो द्विलिंगी जो है गुलाब होगा। क्या होगा दोस्तों? गुलाब होता है। क्या होता है? गुलाब का पुष्प होता है, ठीक है। मानव में घ्राण क्षेत्र स्थित होता है। घ्राण क्षेत्र मतलब सूंघने की क्षमता। तो नाक में हो ना हो, कान में हो ना हो, तो क्या भाई साहब नाके में ना हो ना घ्राण क्षेत्र। घ्राण में सूंघना, ठीक है ना, तो नाक से सुन सकते हैं, ठीक है ना, कान से नहीं सुन सकते भाई साहब। हमारे शरीर में सभी इच्छिक क्रियाएं नियंत्रित कौन करता है? हमारे शरीर में जितने भी इच्छिक क्रियाएं होती है, आपको चोट लगे, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह, टोटली जो बातें हैं वो कौन बैलेंस करता है? तो आप याद रखेंगे वो है सेरिब्रम। क्या जी? सेरिब्रम करता है कि आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो है कौन स्रावित करता है? जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो याद रखेंगे आप पीयूष ग्रंथि। कौन दोस्तों? पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। तो और एक और बात, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथिया को क्या कहते हैं जी? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी। इच्छिक क्रिया नियंत्रण अनुमस्तिष्क, ठीक है ना, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और जंतु में वृद्धि हार्मोन को स्रावित भी करता है। फिर एक अनुवांशिकता सिद्धांत। तो अनुवांशिकता वाला पूछी ना, मेंडल जी मार दिया। अनुवांशिकता का सिद्धांत के दे रहे तो मेंडल जी दिए थे। आई मेंडल जी कितने पौधे मिले थे मटर में? 7। इन्होंने किस पे किया था? तो मटर पर। ये क्वेश्चन आएगा मटर वाला, ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को रिलेट कर लीजिए, ठीक है ना। अनुवांशिकता के पिता कौन है? तो मेंडल जी हैं। या अनुवांशिक सिद्धांत कौन दिए? तो मेंडल जी, ठीक है। किस पर किए अपना प्रयोग? तो मटर पर। और कौन से मटर पर? तो धान मटर पर। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि स्त्रियों के गुणसूत्र क्या होते हैं? तो स्त्रियों गुणसूत्र एक्स सेक्स होता है। आप पुरुष का पूछेगा तो एक्स वाई, पुरुष का पूछेगा जी एक्स वाई। और लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो पुरुष से होता है, एक्स वाई। अब निम्नीकरणीय कचरा कौन सा है? निम्नीकरणीय कचरा जो है कौन सा है दोस्तों? निम्नीकरणीय मतलब जिसे आप अपघटित कर सकते हैं, ठीक है, जिसे आप अपघटित किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, है क्या? प्लास्टिक को आप निम्नीकरण नहीं कर सकते हैं। पॉलीथीन भी नहीं हो सकते दोस्तों। पॉलीथीन होता तो सरकार बंद ही क्यों करवाती। फिर एक थर्मोकोल भी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी चिपक जाता है। टिश्यू पेपर अगर ये होता तो बैन हो जाता था। टिश्यू पेपर क्या हो दोस्तों? ये आपका आंसर हो जाएगा। ये निम्नीकरणीय कचरा है। जय निम्नीकरणीय कचरा। अब निषेचन क्रिया के बाद युग्मक का बनना। युग्मनज क्या बनाता है? तो निषेचन क्रिया की वजह युग्मनज जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। खून का थक्का, ये तो कभी बनाएगा नहीं, समझ गए, ये कभी नहीं बनाएगा। अब दोस्तों बीज भी नहीं बनता है, ठीक है ना। तो युग्मनज जब बनते हैं ना उसके बाद भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। अब है क्या? अवशेषी अंग के उदाहरण है दोस्तों। तो अवशेषी अंग का जो है उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा अवशेषी अंग उदाहरण कर्णप्लव की पेशियाँ, मतलब कान की पेशियाँ जो है वो भी अवशेषी है। पूछ भी अवशेषी है, इसका कोई काम नहीं होता है। निषेचक पटल, ठीक है, मतलब निषेचन जो पटल होते भी है, क्या होगा? इनमें से सभी होगा। अवशेषी अंग क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएंगे। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी, तो शाकाहारी जो है वो प्रथम होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक होता है, जैसे हिरण हो गया, गाय हो गई, ठीक है ना, ये सब। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम जो है ये आपसे पूछे जा रहे हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। मानव उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो ब्रिक है। ये तो बहुत, ये भी आएगा 99% लीजिए MVBI की। उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो ब्रिक है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है किसमें होता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो किसमें होता है? तो आप याद रखेंगे खुला परिसंचरण मनुष्य में तो होगा नहीं, अंदर होता है। घोड़ा में भी अंदर होता है, स्त्री में भी अंदर होता है। किसमें होगा दोस्तों? काकरोच में होता है। इन बाकी सब में बंद परिसंचरण होता है, ठीक है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन नामक कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या दोस्तों है?
मधुमेह रोग होता है, ठीक है। आयोडीन पूछेगा तब जाकर घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से, ठीक है ना। और ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज रोग होता है, ठीक है। अब हमारा सवाल है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो है प्राथमिक ऊतक द्वारा किससे होती है, तो मेसोडर्म से होता है। किससे होता है दोस्तों? मेसोडर्म से होता है। किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। मेसोडर्म नहीं दोस्तों, इंडोडर्म से। किससे दोस्तों? इंडोडर्म से होता है, ठीक है। मनुष्य के वृक्क तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क जो है उत्सर्जन से। वृक्क किससे है दोस्तों? उत्सर्जन से, ठीक है ना। वृक्क क्या है? उत्सर्जन से। दही के जमने में कौन सी क्रिया है? दही का जमना जो है वो किण्वन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है दही का जमना दोस्तों? किण्वन प्रक्रिया है। मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मादा में जो निषेचन है वो दोस्तों फैलोपियन नलिका में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए, और अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम अपने ग्रुप में 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, और दोस्तों वीडियो को साथ ही लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो का जो आपका हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने का हम प्रयास करें। दोस्तों जय हिंद।